प्यारे बच्चों, 9th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय योर फैमिली से। जब आप बीमार होते हो तो आपके फैमिली मेम्बर जो है आपको कैसे ट्रीट करते हैं, वो क्या स्टेप लेते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम। अगर आप थोड़ा सा बीमार महसूस करते हो और अगर आप थोड़ी देर सो जाओ तो आपको बेटर फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? रेस्ट करने से हमारे को बेटर फील क्यों होता है? व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन्स। और जब हम दवाई लेते हैं तो उस समय भी हमारे को थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर इट वुड अपीयर दैट देयर आर टू वे टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पर हम ध्यान दें तो हम बता सकते हैं कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। वन वुड बी द रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज़। पहला तो है कि उस डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म कर दो या कम कर दो, और दूसरा टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़, है ना। और जो माइक्रोब्स डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं उनको अगर ख़त्म कर दें तो हम बीमार से जल्दी ठीक हो जाएंगे। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स, है ना। जो पहला जो तरीका है उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा ट्रीटमेंट लेंगे जिससे कि उस डिजीज़ के सिम्टम्स जो हमारे अंदर हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, है ना। ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर है और डिजीज़ के सोथ के कारण हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग्स डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशंस, है ना। तो हम ऐसी दवाई लेंगे जिससे हमारे को हमारा फीवर जो है कम पड़ जाएगा, हमारे जो पेन है या लूज मोशन हो रहा है तो वो कम पड़ जाएगा, है ना। तो वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी। और हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट कर लेंगे ताकि क्या होगा, हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी, संरक्षित रहेगी। और दिस विल इनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल ऑफ फोकस ऑन हीलिंग, है ना। और वो जो एनर्जी हमने बचाई रेस्ट करके, वो क्या होगा, उसका उपयोग जो है हम हमारी बीमारी को ठीक होने में उस एनर्जी का यूज़ हो सकेगा। But this kind of symptoms directed treatment by itself will not make the infecting microbes go away and the disease will not be cured। लेकिन ये जो तरीका है इससे वो जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी से जाएंगे नहीं, और इस तरीके से हम इस बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते। तो फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन माइक्रोब्स जिनसे बीमारी हो रही है, जिनसे डिजीज़ हो रही है, उनको क्या कर देना चाहिए, किल कर देना है, मारना है हमें, है ना। तो हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, तो हम माइक्रोब्स को कैसे ख़त्म करें या मारें। तो वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन्स दैट किल माइक्रोब्स। हमें ऐसी मेडिसिन्स यूज़ लेनी है जो उन माइक्रोब्स को किल कर दे। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। और हमने पहले भी पढ़ा है कि माइक्रोब्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि वो वायरसेस में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्रोटोजोआ, है ना। ये इन कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया था। ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज़ पेक्यूलर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विथ द अदर ग्रुप्स, है ना। तो हम जानते हैं कि ये जो माइक्रोब्स के जो एक ग्रुप हैं, ये इनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के बायोकेमिकल जो लाइफ प्रोसेस है इनका वो होता है, और जो उनका एक पेक्यूलर सिम्टम्स है या उसका विशिष्टीकरण करते हैं उनको, कि भाई बैक्टीरिया जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो शो करेंगे, वायरस जो है वो पर्टिकुलर टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस शो करेंगे, है ना। तो अलग अलग ग्रुप का बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, जो उनको एक पेक्यूलर, अपने आप में एक पेक्यूलर बनाता है, विशिष्ट बनाता है। ओके, तो दीज
प्रोसेस में बी पाथवे फॉर द सिंथेसाइज ऑफ न्यू सब्सटेंसेस और रेस्पिरेशन। तो उसमें जैसे ये भी हो सकता है कि ऐसा एक रास्ता हो सके, ऐसा पाथवे हो सकता है जिनके थ्रू जो है वो नया सब्सटेंसेस बनाते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। तो दीज पाथवे विल नॉट बी यूज्ड बाय अस आइदर, है ना। तो जो पाथवे उन बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस द्वारा यूज़ होता है, तो शायद वो हमारी सेल्स के द्वारा ऐसा पाथवे या ऐसा तरीका जो है यूज़ नहीं होता होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल आवर सेल में मेक न्यू सब्सटेंसेस बाय अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज बाय बैक्टीरिया। जैसे कि हमारी सेल्स जो है वो नया सब्सटेंसेस बनाती है, उसका जो तरीका है या उसके मैकेनिज्म जो है, प्रक्रिया है, वो अलग तरीके की है जो बैक्टीरिया अपने लिए बनाता है उससे, है ना। तो बैक्टीरिया से हमारा जो मैकेनिज्म है नया सब्सटेंसेस बनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसाइज पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। तो हमें एक ऐसी दवाई बनानी चाहिए जो उस बैक्टीरिया के जो मैकेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर दे या उसको डिस्टर्ब कर दे, लेकिन हमारी जो मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब नहीं करे। यानी उस पर्टिकुलर दवाई को लेने से हमारी जो मैकेनिज्म है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब नहीं हो, केवल बैक्टीरिया की हो जावे, है ना। तो दिस इज़ व्हाट इज़ अचीव्ड बाय द एंटीबायोटिक्स दैट वी आर ऑल फेमिलियर विथ। तो हमने ऐसी एक एंटीबायोटिक्स बनाई जो बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस को ख़त्म कर सकती है, लेकिन हमारी लाइफ प्रोसेस को वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है ना। तो सिमिलरली देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ सच एज द मलेरिया पैरासाइट। तो उसी तरीके से हमने एक ऐसी ड्रग बनाई जो मलेरिया के जो पैरासाइट है उन प्रोटोजोन्स को वो ख़त्म करने में हेल्पफुल है, लेकिन हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करती है वो, ठीक है। तो वन रीज़न वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज़ दैट वायरस हैव न्यू फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म दे ऑफ देयर ओन। तो एक रीज़न ये भी है कि हम एंटीवायरल मेडिसिन क्यों नहीं बना सकते, बल्कि हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन तो है बना सकते हैं, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन क्यों नहीं बना सकते। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जो बैक्टीरिया वायरस का जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है वो हमारी बायोकेमिकल मैकेनिज्म का ही बैक्टीरिया वायरस जो है वो यूज़ करता है ना। दे एंटर आवर सेल्स, वो हमारी सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, और हमारी जो मशीनरी है, आवर मशीनरी, उसका वो अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करता है ना। तो दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरसेस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट। इसलिए हम ऐसी कोई दवाई नहीं बना सकते जिससे उस वायरस को हम टारगेट कर सकते हैं। डिस्पाइट दैट लिमिटेशन देयर आर न्यू नाउ अफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल द ड्रग्स दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ बनाई हैं, है ना, वो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब है प्रिवेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यानी बीमारियों का रोकथाम कैसे करें। तो ऑल ऑफ वाट वी हैव टॉक अबाउट सो फार डील्स विथ हाउ टू गेट रिड ऑफ एन इन्फेक्शंस इन समवन हु हैज़ द डिजीज़, है ना। अभी तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी इसके बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो रही है या वो उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे हम कैसे बचें या उससे हम दूर रहें, है ना। तो कैसे हम उस बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो बट देयर आर 3 limitations ऑफ दीज अप्रोचेज, है ना, ऑफ डीलिंग विथ इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं, अप्रोचेज हैं। तो द फर्स्ट इज़ दैट वन समवन, है ना, द फर्स्ट इज़ दैट वंस someone has a disease their body functions are damaged and may never recover completely, है ना। तो पहला तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो रही है तो उसका जो बॉडी फंक्शन है वो डैमेज हो जाएंगे और वो जल्दी वापस रिकवर नहीं हो सकते हैं। दूसरा द सेकंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, है ना, समय पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ इज़ लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम, है ना। अगर किसी को डिजीज़ हो रही है तो उसको थोड़ा सा बेड रेस्ट भी दिया जाए, और
सम टाइम इवन इफ़ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट, हम उसको थोड़ा ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, साथ में उसको दवाई भी दे सकते हैं और बेड रेस्ट दिया जाए। और द थर्ड इज़ दैट द person suffering from an infectious disease can serve as the source from where the infection may spread to other people, है ना। तो तीसरी बात यह है कि वो जो पर्सन जिसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है तो वो उस डिजीज़ को दूसरे लोगों में उसको स्प्रेड कर सकता है ना, जिससे दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफ़िकल्टीज़, जिससे क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है बीमारियों को अन्य लोगों में फैलाएगा, जिससे डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीज़न दैट प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ इज़ बेटर देन देयर क्योर। तो इसलिए हम क्या, तीन बातें थी, इन तीन में से हम क्या करें कि उस बीमारी को क्योर करने के बजाय उससे प्रिवेंशन करें, उससे अपने आप का बचाव करें, है ना। तो बीमारियों से बचाव सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमें ऐसी सावधानियां, ऐसे मेजर्स यूज़ लेने चाहिए जिससे कि हम उन बीमारियों से बचे रहें, वो हमारी बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट या हमारी बॉडी को वो डिजीज़ नहीं स्प्रेड हो सके या हमारी बॉडी के अंदर वो इंसर्ट नहीं हो सके ऐसे माइक्रोब्स। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़, हम प्रिवेंट कैसे करें? तो देयर आर टू वे, वन जनरल एंड नॉन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़, है ना। द जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। तो हमें अपने आप को उन बीमारियों से बचाना चाहिए, हमें रोकथाम करनी चाहिए उन बीमारियों की। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, है ना, हम कैसे उनकी रोकथाम करें, उनकी बचाव करें, है ना, अपने आप का उन बीमारियों से कैसे बचाव करें। तो इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हम उन बीमारियों के फैलने के जो तरीके हैं उन पर हम ध्यान दें, उनको हम देखें, तो वी कैन गेट सम इजी आंसर। तो इसका हम आंसर मिल सकता है कि हम इन बीमारियों को कैसे रोकें। तो जैसे कि फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स, अगर कोई माइक्रोब्स है वो एयरबॉर्न है यानी हवा के द्वारा फैलता है ना, तो वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। तो हम अपने आप को उसमें इस तरीके से बचा सकते हैं कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाएं, हमारी लिविंग कंडीशन ऐसी हो कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, है ना, ऐसी जगह पर हम नहीं जाएं। फॉर वाटर, अगर वाटर बॉर्न माइक्रोब्स हैं तो वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई बीमारियां पानी से फैलती है तो हमें पीने का पानी जो है वो सेफ वाटर जो है हमें यूज़ लेना चाहिए। तो दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को पहले ऐसा वाटर को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ऐसे उसका उपचार करना चाहिए जिससे कि वो जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है उसके अंदर जो मिले हुए सूक्ष्म जीव है वो ख़त्म हो जाए, है ना। फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, अगर कोई बीमारी ऐसी है जो किसी वेक्टर के थ्रू जो है स्प्रेड होती है तो वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। दिस वुड नॉट फॉर एग्जाम्पल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। जैसे कि हम देखें कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना है तो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं इनको, छोटे छोटे जो खड्डे होते हैं उनमें पानी नहीं भरा रहे, है ना, नालियाँ वगैरह, है ना, ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लीन रहे, है ना। और ये क्या बोलते हैं, ऐसी जो दवाई है ना वो डालनी चाहिए ताकि क्या हो, तो इनके लार्वाज जो है वो किल हो जाए, मर जाए, ठीक है। और इन एडिशन टू दीज इश्यूज दैट in addition to these issues that related to the environment, there are some other general principles to prevent infectious disease. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. चलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसके ऊपर अभी तक अपने बात नहीं की। फॉर नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शंस एवरी डे, हम प्रतिदिन किसी न किसी इन्फेक्शन से फेस करते रहते हैं। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कफ इन द क्लास, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. अगर कोई बच्चा अपने क्लास में कोल्ड और कफ से सफ़र कर रहा है तो उसके आसपास बैठने वाले बच्चे भी उससे
ग्रसित हो सकते हैं, तो उनको बचाना चाहिए। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, है ना। तो आसपास में जितने भी बच्चे बैठते हैं तो उनमें वो इन्फेक्शन होने की संभावना बन जाती है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि मोस्टली उसके पास में बैठे हुए 3 बच्चों में से 2 को तो इन्फेक्शन हो जाता है और 1 को नहीं होता है ना। तो क्यों नहीं हुआ, उसको क्यों नहीं हुआ, वाई नॉट। तो दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग, है ना, ऑफ माइक्रोब्स। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शायद उस बच्चे का इम्यून सिस्टम जो था वो पावरफुल था, है ना। वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज्ड इन किलिंग इन्फेक्शन माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम क्या होता है, WBC जिसको अपन बोलते हैं। तो हमारी WBC जो है वो पर्टिकुलर ब्लड सेल्स हैं, और वो अगर पावरफुल है ना, तो वो क्या करती है कि माइक्रोब्स से फाइटिंग करती है और उनको ख़त्म कर देती है ना। तो इसलिए वो बीमार नहीं हो सकते हैं। तो दीज सेल्स गो इनटू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। जैसे ही माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये WBC जो है इम्यून सेल्स, वो उनसे फाइट करती है, एक्शन में आ जाती है और उनको ख़त्म कर देती है। इफ़ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विथ एनी डिजीज़। अगर वो सक्सेस हो जाती है तो हम बीमार नहीं होते हैं। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शंस लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम मेजर, है ना, प्रोपोर्शन। तो अगर वो माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी का मेजर प्रोपोर्शन को वो डिस्टर्ब करे, उससे पहले अगर वो इम्यून सिस्टम अगर उनको ख़त्म कर देते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। एज वी noted earlier, if the number of the infecting microbes is controlled the manifestation of disease will be minor, है ना। तो अगर जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं, अगर उनको कंट्रोल कर लिया गया है, उनको स्प्रेड नहीं होने दिया है, उनको ब्रीडिंग नहीं करने दिया है ना, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है, उसका जो प्रभाव है डिजीज़ का, वो बहुत ही कम होगा। इन अदर वर्ड, बिकमिंग एक्सपोज्ड टू और infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable disease, है ना। कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर ये माइक्रोब एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर शो नहीं होता है ना, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए और जो WBC थी उसने उनको किल कर दिया, ख़त्म कर दिया, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला जाता है इसके द्वारा। तो वन वे ऑफ लुकिंग एट सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज इज दैट इट रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। अगर हम ज़्यादा बीमार हो गए, सीवियर इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो गया है, तो इट मीन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसमें कोई न कोई कमी है, लैक है, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है ना। द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम in our body will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available। अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होगा, वीक होगा और हम तुरंत बीमार हो जाएंगे। इसलिए नरिशमेंट और फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे को अच्छा सा रखनी है। Therefore, the second basic principle of the prevention of infection disease is the availability of proper and sufficient food for everyone, है ना। हमारे आसपास हमारे जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको सभी को अच्छा भोजन मिले, हमारे समाज के सभी सदस्य हैं उनको सभी को अच्छा भोजन मिले, हमारे देश और हमारे राष्ट्र के जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी हमारे साथी हैं, हमारे नागरिक हैं, है ना, इन सिविल सिटीजन्स हैं या जो भी है, उनको अच्छा भोजन मिलेगा तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा डेवलप होगा और वो बीमार नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एक्टिविटी 13.6 दे रखी है। कंडक्ट अ सर्वे इन योर लोकेलिटी, टेक to 10 families who are well off and then 10 who are very poor in your estimation. Both set of families should have children who are below 5 years of age. Measure the highest of these children. Draw a graph of the height, है ना। measure the height of these children. Draw a graph of the height of each children against the its age for both set of families. तो आपको क्या करना है, एक सर्वे करनी है ना, जिसमें 5-5 फैमिली लेनी है, वेल ऑफ एंड 10 हु आर वेरी पुअर, कोई अच्छे
खाते पीते परिवार के हो और 10 जो है ऐसे परिवार लेने हैं जो पुअर हो, तो उनमें जो बच्चे हैं जिनके 5-5 साल के बच्चे हैं हो, ऐसी फैमिलीज़ को आपको लेनी है। तो उनकी ईयर और उनकी जो हाइट है उनके अंदर आपको उनका ग्राफ करना है, खींचना है ना, और उसको आपको लर्न करना है। तो इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, इफ़ यस वाई। तो आप देखोगे कि जो पुअर फैमिली है जिनको फूड और न्यूट्रिशंस जो है सही नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी बॉडी की ग्रोथ है वो कैसी है ना, और जिनको फूड वगैरह अवेलेबल हो पा रहा है तो उनकी बॉडी की ग्रोथ कैसी है उसके बारे में आपको कंपेयर करना है। तो इफ़ देयर इज़ नो डिफरेंस, डू यू थिंक दैट योर फाइंडिंग मीन दैट बीइंग वेल ऑफ एंड पुअर डज नॉट मैटर फॉर हेल्थ, है ना। तो वेल ऑफ और पुअर यह किसी भी हेल्थ का मैटर नहीं है। अगर आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो एक्चुअल में डिफरेंस तो कुछ कुछ मिलेगा हमें ज़रूर, है ना। तो देयर आर द जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, दैट आर द स्पेसिफिक वेज दे रिलेटेड टू देयर पेक्यूलर प्रॉपर्टी of the immune system that usually fight off microbial infection. Let us cite an example to try and understand this property. तो हम कह सकते हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम पावरफुल है ना, तो उसकी जो हेल्थ होगी वो अच्छी होगी। चलिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि दीज डेज देयर आर नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। इसका अपरूटिंग कर दिया गया है स्मॉल पॉक्स का। आसपास में कहीं पर इसके ऐसे मरीज जो है स्मॉल पॉक्स के, चेचक जिसको अपन बोलते हैं, छोटी माता जी, तो इसके ऐसे मरीज जो है कम दिखाई देते हैं या नहीं हैं। तो बट एज रिसेंटली एज 100 years एगो स्मॉल पॉक्स एंड एपिडेमिक्स वर नॉट एट ऑल अनकॉमन, है ना। ये जो स्मॉल पॉक्स थी वो कहीं पर भी होती थी पहले के समय में, लेकिन अब जो है इन कुछ वर्षों में ये हमारे आसपास नज़र नहीं आती है। इन सच एन एपिडेमिक पीपल यूज्ड टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ सिंस दे वर अफ्रेड ऑफ कैचिंग द डिजीज़। तो पहले क्या होता था कि ऐसा जिसको भी ऐसी स्मॉल पॉक्स होती थी तो लोग बाग उसके पास में नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी बॉडी जो है उस डिजीज़ को कैच कर लेती थी या वो भी उससे ग्रसित हो जाते थे, है ना। तो हाउएवर देयर वाज वन ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव दिस फियर, लेकिन उनमें से कुछ पीपल ऐसे थे जिनको इस तरीके का कोई फियर नहीं था, वो वैसे मरीज के पास चले भी जाते थे, है ना। तो दिस पीपल वुड प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर द विक्टिम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स, और वो लोग उनके जो स्मॉल पॉक्स के जो विक्टिम्स हैं या उससे ग्रसित रोगी हैं, है ना, उनको नरिश करते थे, उनका इलाज करते थे। तो दिस वाज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड द स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव्ड इट, है ना। तो ये वो ग्रुप था जिनको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था, है ना, और वो उससे ठीक भी हो गए थे, लेकिन वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो जिंदा थे, उससे उस बीमारी से लड़ कर के जिंदा हैं, है ना। आल्दो विथ अ लॉट ऑफ स्केरिंग, इन अदर वर्ड इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस देयर वाज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो आगे वापस इस बीमारी का होने की संभावनाएं नहीं है ना। सो हैविंग द डिजीज वंस वाज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ देयर सेम डिजीज़। तो ऐसा कि भाई एक बार अगर किसी भी डिजीज़ का हो जाने के बाद उस डिजीज़ का वापस अटैक होना, है ना, वो अपने आप में अटैक नहीं कर पाती है हमारी बॉडी पर, या हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर डिजीज़ से हमारी जो है रक्षा करती है, यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पावरफुल हो जाता है उस डिजीज़ के माइक्रोब्स से फाइट करने में, है ना। तो दीज हैपन्स बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ कि आपने भी कभी सुना होगा कि किसी को एक बार छोटी माता जी हुई तो नेक्स्ट टाइम अब नहीं होगी, है ना। एक बार तो होती है फिर नहीं होगी, ऐसा कहते हैं अपने पेरेंट्स में के मुंह से, मैंने भी कई बार सुना है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल भी अभी बताया कि कुछ लोग ऐसे लोगों की सेवा करते थे, तो वो लोग कौन थे जिनको पहले हो चुकी थी लेकिन अब उनके नहीं होगी, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो इट हैपन्स बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब
इट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली, है ना। अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी माइक्रोब्स को एक बार देख लेता है या हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब एंटर हुए तो वो उससे एक बार उससे लड़ाई करता है, उसका रेस्पॉन्स करता है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब ऐसी डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उससे वो स्पेसिफाई हो जाता है और उससे तुरंत फाइट करने लगता है। तो सो द नेक्स्ट टाइम द पर्टिकुलर माइक्रोब्स और इट्स क्लोज रिलेटिव एंटर द बॉडी द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड विथ इवन ग्रेटर वाइगर, है ना। तो जैसे ही जब नेक्स्ट टाइम जब ऐसे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे ग्रेट वाइगर यानी बड़ी ताकत के साथ उसके साथ लड़ाई करेगा। तो दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड, है ना। जो पहली बार जो बीमारी हुई थी उससे दूसरी बार में वो तुरंत उससे निजात मिल जाएगी, तुरंत वो उससे लड़ाई करके जीत जाएगा, है ना। तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो यही जो है इम्यूनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पर आप इम्यूनाइजेशन के बारे में भी हमारे दे रखा है, देखिए इम्यूनाइजेशन ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज़ मेडिसिनल सिस्टम समटाइम डिलिबरेटली रब्ड इन द स्किन, है ना, क्रश्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम इनटू द स्किन ऑफ हेल्दी पीपल। तो पहले क्या करता था कि ट्रेडिशनल तरीका था इस स्मॉल पॉक्स से बचने का कि अगर कोई बच्चा स्मॉल पॉक्स से या कोई रोगी है उसका, तो हेल्दी पर्सन को उसकी स्किन से उसको रब किया जाता था, यानी उसको स्किन के टच में लाया जाता था, है ना। तो they thus hoped to induce a mild from a smallpox that would create resistance against this disease। जिससे क्या होता था कि कुछ माइक्रोब्स उसकी बॉडी में एंटर हो जाते और वो उस हेल्दी पर्सन के या हेल्दी पीपल के अंदर उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है कुछ रेजिस्टेंस जो है डेवलप हो जाती, वो उससे बच जाता है ना। Famously, 2 centuries ago, an English physician named Edward Jenner realized that milkmaid who had cowpox did not catch smallpox even during epidemics, है ना। तो ये जो फिजिशियन थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि है ना, मिल्क मेड्स हु हैड काउपॉक्स, जिसको पहले काउपॉक्स हो रहा है तो अगर उनको ये स्मॉल पॉक्स जो है वो कभी नहीं हुआ, तो काउपॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़, है ना। जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउपॉक्स टू पीपल एज ही कैन बी सीन डूइंग इन द पिक्चर, है ना। ये देखो ये पिक्चर में क्या कर रहा है ये एडवर्ड जेनर, ये जो है उस बच्चे को उस काउपॉक्स का एक टीका लगा रहा है ना। काउपॉक्स के जो डिजीज़ है उसको बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर एंटर करवा रहा है। एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंस टू स्मॉल पॉक्स। तो ऐसा काउपॉक्स का जो माइक्रोब्स है उसकी बॉडी में एंटर करवा दिए, तो अब ये जो बच्चा है इसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, है ना। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो दिस वाज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द काउपॉक्स वायरस। तो काउ इज़ अ वेक्का इन लैटिन एंड काउपॉक्स इज़ वैक्सीनिया, और फ्रॉम दिस रूट्स द वर्ड वैक्सीनेशन हैज़ कम इनटू आवर यूजेस। और इसी तरीके से ये वैक्सीनेशन वर्ड जो है हमारे काम यूज़ में आया। काउ का अर्थ होता है वेका और काउपॉक्स है वैक्सीनिया, तो इससे इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करके वैक्सीन जो बना। तो we can now see that as a general principle we can fool the immune system into developing a memory of a particular infection by putting something that mimics the microbe, है ना, we want to vaccinate against into the बॉडी। यानी वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको फूल बनाते हैं ना, उसको मूर्ख बनाते हैं। फूल या मूर्ख बनाने का अर्थ है कि उसको धोखे से हम ऐसे कोई मरे हुए जीव, है ना, माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एंटर करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि WBC जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करती है और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बना लेती है, क्योंकि वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए वो तो मरे हुए थे।
तो मरे हुए तो हमारी बॉडी पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन WBC उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसको उस माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए, उनको किल करने के लिए वो ऐसी एंटीबॉडी बना लेगी, है ना। नेक्स्ट टाइम जब लिविंग माइक्रोब्स जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो उसको वो डायरेक्ट अटैक करके ख़त्म कर देगी, है ना। तो इसी तरीके से दिस डज नॉट एक्चुअली बिकॉज द डिजीज बट दिस वुड प्रिवेंट एनी subsequent exposure टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज़, है ना। तो ये जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं, जो मरे हुए हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाए गए हैं, है ना। जब टीका लगता है तो उसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के मरे हुए माइक्रोब्स होते हैं, किल्ड माइक्रोब्स, है ना। जब वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो पहले से ही मरे हुए हैं, तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट तो करते हैं नहीं, लेकिन WBC उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और एंटीबॉडी बना लेती है और उस एंटीबॉडी को वो स्टोर करके रखती है। और जब भी लिविंग या एक्चुअल डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर करते हैं तो उसको वो डायरेक्ट अटैक करके उसको ख़त्म कर देती है। मैनी सच वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग अ होल रेंज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इसलिए आजकल जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है उन सभी के वैक्सीन जो है वो बन गए हैं। एंड प्रोवाइड अ डिजीज़ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ द प्रिवेंशन। देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टिटनस, है ना। कौन किस किस के वैक्सीन बन गए हैं, देखो आप, टिटनस के एंड डिप्थीरिया का, है ना, वूपिंग कफ है, मिजल्स है, पोलियो है एंड मैनी अदर्स। दीज फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। बच्चों के इम्यूनाइजेशन डेवलप करने के लिए ऐसा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो है आजकल गवर्नमेंट के थ्रू भी चलाया गया है ना, जिसको टीकाकरण अभियान कहते हैं ना। टीकाकरण अभियान आपने नाम सुना हो तो, पल्स पोलियो अभियान, है ना। और जो छोटे बच्चे को आप देखो टीके लगाए जाते हैं, स्कूल में जाकर के टीके लगाए जाते हैं, तो वो सभी इसी के अंदर आते हैं। तो ऑफ कोर्स सच अ प्रोग्राम कैन बी यूजफुल ओनली इफ सच हेल्थ मेजर्स आर अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रंस। कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई दिस शुड बी सो, है ना। सम हेपेटाइटिस वायरस, है ना। तो ये जो सभी बच्चों को ऐसे टीके जो है लगवाने चाहिए, ताकि क्या हो कि कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं हो और बीमारी के माइक्रोब्स जो है उनका अपरूटिंग हो जाए, वो हमारे एरिया से वो बीमारियां जो है ख़त्म हो जाए। तो सम हेपेटाइटिस वायरस विच कॉज जॉइंडिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, है ना। जॉइंडिस जिसको अपन कहते हैं, ये जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर वाटर के थ्रू जाता है। तो देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए, इन द मार्केट, है ना। हॉस्पिटल में मिल जाते हैं ये, इसके वैक्सीन लगाए जाते हैं। बट द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रंस इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम दे आर 5 ईयर ओल्ड, है ना। 5 साल के होते हैं तब से ही उनके अंदर इसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है डेवलप हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस वुड यू टेक द वैक्सीन्स। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही इसके इम्यून डेवलप हो गया है तो फिर हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। पीलिया का हम वैसे ही हम धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है ना। हाँ, एक और यहाँ पर दे रखी एक्टिविटी 13.7। तो रेबीज़ वायरस इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, है ना। कुत्ते के काटने से ये रेबीज़ नाम की बीमारी होती है। एंड अदर एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है जैसे मंकी है, कैट है, बैट है जिसको अपन चमगादड़ बोलते हैं, है ना, और डॉग है, इनके काटने से ये रेबीज़ की बीमारी फैल जाती है। तो देयर आर एंटी रेबीज़ वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल, है ना। ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो मार्केट में मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। और फाइंड आउट द प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ रेबीज़ इन योर नेबरहुड, है ना। हमारे आसपास में भी, नेबरहुड में भी, यानी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे अपन जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई कुत्ते को डॉग वगैरह बाइट कर लेता है तो हमारे को रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं, आपको पता ही है इस बात का, है ना। तो आर दीज मेजर्स एडिक्वेट? बिल्कुल एडिक्वेट है ये। इफ़ नॉट, वाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट? अगर आपको लगता है कि ये एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे कौन से मेजर्स है जो आप और सजेस्ट करोगे, है ना, तो वो आपको
दर्शन है। तो इस तरीके से आपका ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं और आजकल की जो परिस्थितियाँ हैं उस पर भी ये लेसन जो अच्छे से लागू होता है। ओके, थैंक यू। बाकी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।